यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, यहाँ पे हमारे राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, और भी दीगर हमारे दोस्त और साथी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काफी वक्त जेलों में गुजरा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर क्या निजाम है और इस पाकिस्तान को क्या था और क्या से क्या बना दिया है। आप तो सब बड़े बाशऊर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपसे ज्यादा शऊर रखने वाला कौन है सियासत के मैदान में। आप भी सोचते होंगे, मेरा ख्याल सोचते तो होंगे और सोचना चाहिए भी। आप में से कई ऐसे भी खवातीनों हजरात हैं जो बहुत देर से सियासत के मैदान में हैं, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का फरीजा या बेड़ा आपने उठाया हुआ है, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी का बोझ है। तो आप भी तो सोचते होंगे ना, ये पाकिस्तान भाई, ये क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कि कभी यहाँ पे एक निजाम होता है, फिर उसको खत्म करके दूसरा निजाम आ जाता है, उसको खत्म करके कोई तीसरा निजाम आ जाता है। तो ये पाकिस्तान का आईन है जिसको आप भी कई दफा पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ चुका हूं कई दफा, पाकिस्तान के कवानीन को भी कई दफा पढ़ चुका हूं मैं। तो उस आईन के मुताबिक ना पार्लियामेंट को चलने दिया जाता है, ना अदलिया को चलने दिया जाता है, और ना ही अपना पाकिस्तान के कई दूसरे इदारे हैं उनको चलने दिया जाता है। और ऐसी कुछ ताकतें हैं जो उस पर मुकम्मल तौर पे हावी हो जाती हैं। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 2017 में ये पाकिस्तान की खिदमत का हम अपना जो है वो फरीजा अंजाम दे रहे थे, और मैं ही उस फरीजे को हेड कर रहा था, पाकिस्तान का वजीर आजम था। यकायक क्या हो गया भाई, क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह से निकाल बाहर फेंक दिया गया। कुछ आपको समझ आती है तो आती होगी, मुझे तो समझ नहीं आती, और अगर आपको समझ आती तो आप मुझे समझा दें। लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। और फिर एक वज़ीर आज़म को आप निकाल रहे हैं, कोई माकूल वजह हो तो भाई मैं भी कहूं जनाब बिल्कुल माकूल वजह थी, मुझसे ये अगर सलूक हुआ है तो यार उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, माकूल जवाज है, जस्टिफिकेशन है, माकूल रीजन है, और जिसको कि जुटलाया नहीं जा सकता। तो मैं कहता जी कि ठीक है, इसमें अपना मेरा भी कसूर है भाई, मैं भी मुजरिम हूं और मैं भी आंसरेबल हूं। तो अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो ठीक है भाई, मुझे अपने किए की सजा मिली है। लेकिन क्या ये बात आपकी समझ में आती है कि एक शख्स को इसलिए आप वजारत उज़्मा के मनसब से आप निकाल बाहर करें कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि उसके पास एक इकामा था, और इकामा भी मुझे क्या जरूरत थी भाई इकामे की। अगर 1999 में मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना लगता, सन 2000 में मैं पाकिस्तान से बाहर हमें ना भेजा जाता, तो बशमूल फैमिली, सारी फैमिली, तो मुझे बताएं मुझे क्या जरूरत थी किसी जगह का अकामा लेने की। तो वहां रहने के लिए तो एक अकामा लाजमी था, जो कि सऊदी अरब
جانے کے فوراً بعد جو ہے ہم نے بنوایا. تو اس کے بعد پھر پاکستان تو 7 سال مجھے نہیں آنے دیا گیا, اور آپ اس بات کے گواہ ہیں. 7 ایئرز. 2000 میں میں جاتا ہوں, 2007 میں واپس آتا ہوں. پہلے آنے کی کوشش کی, ایئرپورٹ کو سیل کر دیا, پنڈی شہر کو سیل کر دیا, ساری سڑکوں کو سیل کر دیا, آپ لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا, آپ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ نہیں آنے دیا. اس کے بعد پھر مجھے واپس بھیج دیا گیا, اور پورے جہاز کھڑا تھا. 7 جو ہے وہ 777, اس میں میں اکیلا بیٹھا ہوں, اور مجھے سعودی عربیہ دوبارہ جدہ بھجوا دیا گیا. اور پھر ظاہر پھر مجھے کہتے ہیں کہ اقامہ کیوں تھا آپ کے پاس؟ تو کیا میں اقامہ کے بغیر پھر میں نے باہر رہنا تھا؟ تو میں نے اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی میرے پاس کوئی اقامہ نہیں تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس اقامہ تھا, اور اس میں اقامہ تھا جناب بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. بھئی نہیں لی میری مرضی, نہیں لی میری مرضی. یہ کون سی وجہ ہے بھئی؟ کیا جواز ہے؟ کیا مجھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے منصب سے نکال کے باہر کر دیں, اور آج ملک کا یہ حشر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ تو بڑے باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ ذرا بتا دیں مجھے کہ 2017 کا پاکستان آج کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو وہ پاکستان جو 2017 کا پاکستان تھا, آج یہ تبدیلی والے پاکستان کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے؟ یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ 22 کروڑ عوام, پاکستان کے میرے 22 کروڑ عوام, مجھے بتاؤ, یا وہ پرانا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ بڑی سوچ بچار کرنے والی باتیں ہیں بھائی. اس دوران کیا حشر برپا ہوا ہے اس ملک میں یا نہیں ہوا؟ آج کون سی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ آج کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کون سے شعبے میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس سیکٹر میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس فیلڈ میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ پوچھو کسی سے جا کے کاشتکار سے پوچھو, وہ سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی صنعتکار سے پوچھو, وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی مزدور سے پوچھو, اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ کسی سرکاری افسر سے پوچھو, ایماندار سرکاری افسر سے پوچھو, اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے؟ دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. بھائی یہ صورتحال 2017 میں نہیں تھی, 2016 میں نہیں تھی, اس سے پہلے نہیں تھی. ہاں 2013 میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی. ہاں جب ہم آئے 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی. آپ وٹنس ہیں اس سب باتوں کے. آپ تو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو اسمبلی سے باہر جو ٹکٹ ہولڈرز جو نہیں الیکشن جیت سکے, وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے. آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور پھر میں 2018 سے لے کے اس بات کا خود مشاہدہ کرتا رہا ہوں. جب میں جیل میں تھا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں. حالات یکسر بدل گئے. اور پھر دیکھیں کہ آج میں پوچھ رہا تھا آپ سے, غریب مزدور ہے جو بیچارہ, ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے؟ اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن کم از کم
میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو آج 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. میں نے اپنے لوگوں کو کہا, میں نے کہا دیکھو یار, مجھے کچھ صحیح بنا کے دو. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ, اس میں چاہے مرچیں ملا لیں یا نمک ملا لیں, پانی ڈبو کے روٹی کا نوالا کھاتے ہیں. جب نوبت یہاں پہنچ جائے میرا اور آپ کا, پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے. یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالا ڈبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں. میرا خیال ہے کہ پھر جب تک کہ آپ ان کی زندگیوں کے لیے سدھارنے کے لیے, ان کے بچوں کی زندگیوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے, یا میں نہیں بولوں گا, آپ نہیں بولیں گے, آواز نہیں اٹھائیں گے, تو سب سے بڑے مجرم پھر ہم ہوں گے, گناہ گار بھی ہم ہوں گے. اور یہ کہتے تھے کہ ہم جناب, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں یہ میں سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے, اقتصادی مشیروں سے مشورہ کر کے, ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان سے میں نے بات کر کے مشورہ کر کے, کیونکہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے, تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہتے تھے ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی یہاں پہ 22 کروڑ آدمیوں میں سے کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے, یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے؟ 50 لاکھ 5 سالوں میں. بھائی ایسے ایسے ملک, ترقی یافتہ ملک جو 20 سالوں سے 30 سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, انہوں نے آج تک 50 لاکھ نہیں بنا سکے. یہ 50 لاکھ گھر 1 سے 5 سال میں بنا کے دے دے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی, انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہا, اور ہر بات پہ یو ٹرن, ہر بات پہ یو ٹرن, ہر بات پہ یو ٹرن. ہم قرضے نہیں لیں گے, ہم مر جائیں گے, IMF سے قرضے نہیں لیں گے. لیے قرضے, ہم خودکشی کر لیں گے قرضے لینے سے پہلے. خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی, قرضے لے لیے بہت. اور اس کے بعد قرضے لینے کے باوجود روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے. ہمارے زمانے میں the rupee was stable, the rupee remained stable. 100 روپے کا روپیہ تھا جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی. اور جب مجھے نکالا گیا تم 103 روپے یا 104 روپے تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب 104, ڈاکٹر صاحب کہتے 104 روپے کا تھا. 4 سالوں میں روپے کی قدر صرف 4 روپے گری. 4 روپے. پاکستان کا کیا حشر برپا کر دیا بھائی, کسی کو اس کا ادراک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعتاً اس کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جوں رینگتی؟ ہمیں تو بے چینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی. پاکستان کے عوام, میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مظاہرہ, وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے
کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں. میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے لڑکے کو کہا تھا، میں نے کہا یہ کاغذ تو بناؤ یار. یہ اس نے بنایا تو ہے، لیکن میں نے کہا ابھی مجھے مزید تفصیل چاہیے. یہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک بندہ، اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے، آپ موقع پہ ہیں. یہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے. جس کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000 جو منیمم ویجز شاید ہیں، اس سے بھی کم ہے لوگوں کی. تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں، یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب قاصد ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے. اس کے کچن کا ماہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو 12,000 روپیہ. بجلی پانی گیس بل کا خرچہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً 3,000 روپیہ. اور اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے. آمد و رفت، جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے، کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے، BRT، اس کی اتنی لاگت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کہ بھی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں. وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے، کیس کو رکوا دیا ہے. جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے؟ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے. بھئی اگر آپ کے دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہے، تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ؟ آنے دیں، چلنے دیں. ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو JIT تھی، اس میں تو اپنا ISI کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا، اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا. یہاں پر انکوائری نہیں چلنے دی جاتی. اور پھر JIT نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. ڈیفائننگ مومنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو 70 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں. اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے، جو اصل پرابلم ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے آج اس قوم کو، 22 کروڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کے اصل کازز، اصل وجوہات یا روٹ کاز جو ہے، مسئلے کی جڑ، اس کی آج تک جو ہے نا کسی نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں. میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہاں ہے خرابی، اور جڑ کیا ہے خرابی کی. اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا. نہ مجھے ایمبیگوٹی رکھنی آتی ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل صاف طریقے سے، شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی. اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے اگلی نسلوں کو دے کر جائیں گے؟ کیا دیں گے آپ کیا دیں گے؟ کہ ہم سب خدا نہ خواستہ کوئی کرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے، ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا، جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے.
हम कोई गाय भैंसे नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं जो है हाँकने के लिए जहां मर्जी चाहो ले जाओ। नहीं, अगर ऐसा आज तक होता रहे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने अपने दिल से ऐद करना कि आइंदा हम नहीं करेंगे ऐसा। हम अपनी अगली अपने दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते, उनको तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। ये नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। मैं कहता हूं नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को एक बाइज्जत मुल्क बनाएंगे, बावकार मुल्क बनाएंगे, और वो वही रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं, वही है रास्ता जो पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएगा। ये नए पाकिस्तान की बात करने वाले कि सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे जी, सबज झंडे की इज्जत करवाएंगे। हम पाकिस्तान को एक बावकार मुल्क बनाएंगे। जो माफिया मांग रहे हैं $1-1 बिलियन जाके दूसरे मुल्कों से हाथ फैला के झोली फैला के मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइज्जत बनाएंगे। ये सबज पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे। और सबज पासपोर्ट को अल्लाह के फजलो करम से इज्जत तो हमने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा दिलाई है। अगर उस ट्रैक पे हम चलते रहते, हमें डिस्टर्ब ना किया जाता, आज पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा होता। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस दिन हुई थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। सबज पासपोर्ट की इज्जत उस वक्त हो रही थी जब मुल्क में मोटरवेज बन रहे थे। आज आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज से यहां पे आके बैठे हुए हैं। बताएं किसने पेशावर से लेके आज रहीम यार खां तक, और फिर रहीम यार खां से सक्कर तक 6 लेन मोटरवे बनाई है? किसने बनाई है? ये हजारों किलोमीटर का फासला, ये मोटरवे किसने तामीर की है? ये अपना तब्दीली वालों ने, या ये जो आप लोगों ने अल्लाह के फजलो करम से एक सेक्टर बीच में रह गया जो सक्कर से हैदराबाद तक, अगर हम रहते, मुझे परमिट पे और तनख्वाह ना देने पे ना निकाला जाता, मैं वो भी मुकम्मल करके जाता। वो भी मुकम्मल कर लेते हम 2018 तक, और फिर कराची हैदराबाद तो पहले ही मुकम्मल हो चुका हुआ है। और मेरा मंसूबा था कि हम कराची हैदराबाद के लिए एक अलहदा मोटरवे भी बनाए, नेशनल हाईवे के अलावा एक अलहदा मोटरवे बनाए। हमने गवादर से काम शुरू किया और उसको कोयटा तक ले गए, और कोयटा से अब डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद को मिला रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा, नहीं तो जाके देखें। आपको यहां से इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान और कोयटा तक की जो मोटरवे है, हाईवे जो है, वो आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। जाके पूछे उनसे, चित्राल के लोगों से, वो बेचारे एक्सीडेंट्स में मर जाते थे। ऊपर चोटी से नीचे गाड़ियां उतरती थी और लुढ़क कर नीचे दरिया में गिर जाती थी। आज वहां पे हमने अरबों रुपए खर्च करके, हमने 2017 में हमने उसको अल्लाह के फजलो करम से 26 अरब रुपया मजीद देकर उसको मुकम्मल किया। जाके पूछो, उनसे पूछें आप चित्राल वालों से जाके कि वो आज किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो पिछले 70 सालों का मंसूबा, 70 कह रहा हूं, 50 सालों का मंसूबा जो बन ही नहीं रहा था, जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता था, आज अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुका है। भाई मैंने तो अभी एटमी प्रोग्राम का जिक्र किया, वो तो दिफा का मामला है। और मैं रोज तस्वीरें देखता रहता हूं। ये आपकी इस मोटरवे पे हमारे जेट उतरते हैं, फौजी जहाज उतरते हैं, हमारे ये एयरफोर्स के जहाज लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। आपने शायद कल भी पढ़ा होगा कहीं, मैंने भी पढ़ा है। और उसके बाद फिर ये JS थंडर जो ये हमने बनाया माशाअल्लाह, नवाज शरीफ के दस्तखत उस साथ हमने मुआहदा किया था।
हमने बनाया अल्लाह के फजल से, उसके मिसाइल प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से हमने अपने दौर में इसको रूज पर लेके गए, और हम ही ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से और दिफा में जितना बजट दरकार होता था हमने दिया। और फिर मैं ही समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान के दिफाई जरूरियात का ताल्लुक है, हमने उसको दिलो जान के साथ जो है वो पूरा करने की कोशिश की। और फिर लेकिन इसलिए कि हमारी फौज जो है दुनिया की एक बेहतरीन फौज बने, लेकिन हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज तभी होगी जब जिस आइन की हमने अभी बात की है उस आइन की पासदारी करे। और मुझे बड़ी खुशी है कि फौज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, फौज का बहुत बड़ा हिस्सा, ओवरवेलमिंग हिस्सा जो है वो आइन की पासदारी करता है। चंद लोग हैं इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, सिर्फ चंद लोगों ने बाकी अफवाज को भी बदनाम किया है, और फिंगर टिप्स में वो नाम, फिंगर टिप्स पे। और अगर वो फौज तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की फौज जो अपने इस अहद की पासदारी करती है और उसकी पाबंद रहती है, लेकिन जो इससे बाहर निकलता है हमारी नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और मैं ये समझता हूं कि बाकी फौज को भी वो बदनाम करते हैं। बाकी फौज के लिए भी बदनामी का बायस ये लोग बनते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। मुझे अपना फौजी बहुत प्यारा है, मुझे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के नौजवान के जवान के अफसर, छोटे बड़े अफसर बहुत अजीज हैं, लेकिन मुझे वो अफसर अजीज नहीं है जो इलेक्शनों के अंदर धांधली करते हैं, जो बक्सों में वोट एक बक्से से निकाल के दूसरे के बक्से में डलवाते हैं। जो हमारे आपको मालूम है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शन जीत चुके थे, आरटीएस बंद करके आपको हरवाया गया और आपके बक्सों से वोट चोरी करके पीटीआई के बक्सों में डलवाया गया। आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आप इसके विटनेस हैं या नहीं है? बोले यार, आप भी जरा हौसला बुलंद करके बताएं, इसके विटनेस हैं या नहीं है? अगर हैं तो मुझे आवाज आनी चाहिए कि मुझे अभी तक आवाज नहीं आई, बुलंद आवाज में बताएं विटनेस हैं या नहीं है। अगर वोट को इज्जत ना दी तो पाकिस्तान की भी रही सही इज्जत जाती रहेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। ना आपकी इज्जत करेगा, ना कोई आपको कोई अच्छी जगह फराहम करेगा, ना आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी, ना ही हमारे अपनी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट होगी। दुनिया तो बात की बात है, कोई आपके सब्ज पासपोर्ट की इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके सब्ज परचम की, कोई आपके मुल्क को, आपको इसी तरह से आप बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपके पासपोर्ट को देखेंगे कि आप इंतजार करें वहां बैठे। ये 70 सालों में हमने यही कमाया है, ये हमारी कमाई 70 सालों की। ये ट्रैक पे चल रहा था, ये मुल्क भाई ट्रैक पे चल रहा था। एटमी धमाके किए थे, हमें फारग ना किया जाता, ये पाकिस्तान की इज्जत बहुत बुलंद हो रही थी। पाकिस्तान मुआशी तरक्की कर रहा था, अभी पिछले चंद सालों की बात कर रहा हूं। अगर उसको करने दिया जाता, सी पैक अपने जो है अहदाफ हासिल करता, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आती, आज दुनिया आपको एप्रिशिएट कर रही होती। लेकिन हम फिर ट्रैक से उतर गए और आज $1-1 बिलियन के लिए, यानी $1-1 के लिए आप बाहर जाके मांग रहे हैं पैसे। आप मुझे बताएं, रुपया आपका नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, अफगानिस्तान से भी ज्यादा नीचे गिर गया है, श्रीलंका से भी ज्यादा नीचे गिर गया है। और यहां पर बाकी साउथ एशिया के अंदर सबसे अगर जो पुअर करेंसी है, सबसे जो है वो सस्ती करेंसी है, तो वो पाकिस्तान का रुपया है।
اور اس रुपए ने आपको भी कंगाल कर दिया। आजकल आपको यानी कि आप आंसू लोगों के निकलते हैं, आंसू मेरी बहनों के, भाइयों के, बुजुर्गों के जिनके पास वसाइल नहीं है, वो देखते हैं हम बच्चों को पालें या इनको पढ़ाएं, इनको खाना खिलाएं या पढ़ाएं, भाई इनको रोटी खिलाएं या इनको दूध पिलाएं, और घर का किराया दें या फिर बच्चों की फीस दें। यहां आते हैं, बाजार जाते हैं ना, बाजार आंसू निकलते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं अथरू, अथरू निकलते, रोते हैं लोग। खवातीन रोती हैं जब सब्जी का भाव पूछती हैं, टमाटरों का भाव पूछती हैं, जब वो जाके ये खरीदती हैं जाके गंदम आटा, और फिर जब बिजली का बिल आता है वो बेचारे दे हिट द रूफ कि किस तरह से हम ये बिजली के बिल पे करें। और फिर गैस का बिल आता है, वो बेचारा उसको समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। और फिर आजकल जो पाकिस्तान के अंदर इनके दीगर अखराजात का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी लोग पता नहीं किस सब्र और किस हिम्मत के साथ गुजारा कर रहे हैं, और ये सारा जो है वो इसका बोझ वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये था वो नया पाकिस्तान जिसका सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। लेकिन मैं आपको सलूट करूंगा जो आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम ने इसके बावजूद उसके नारे को कबूल नहीं किया। इलेक्शन आप जीत चुके थे, आप जीते थे इलेक्शन, इसके बावजूद इलेक्शन आपने जीता, लेकिन जितवा उसको दिया गया, ये तब्दीली वाले को। भाई ये बहुत बड़ा आइन शिकनी की है आपने, बहुत बड़ी आइन शिकनी की है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। आपने आरटीएस को बंद करके आपने मुकम्मल तौर के ऊपर आपने सफाई की और हेरा फेरी की है, और इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन के मैंडेट को चोरी किया आपने, मैंडेट को चोरी किया है। हमारे पक्षों को तब्दील करके आपने दूसरे बंदे को जितवा दिया है, आपको हरा के, आपको जो आप बैठे हुए आपको हरा के। ये तो इतना बड़ा इन्होंने पता नहीं धांधली की, और उसके बावजूद ये ट्राइबल एरिया से एमएनएस को लेकर, सिंध से अपना एमक्यूएम को साथ मिलाकर, को बलोचिस्तान से दूसरी पार्टियों को साथ छोटे छोटे 4-4 बंदे मिला के सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से, उसके बावजूद 4 वोटों की बढ़तरी से इन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, 4 वोटों से। इतना कुछ करने के बाद, इतने बड़े पैमाने पे धांधली करने के बाद, और मांग तांग के वोट हासिल करने के बाद, बैग बोरो एंड स्टील करने के बाद 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, और उसने ये पाकिस्तान का हश्र कर दिया है। बताएं मुझे, आज आप हौसले बुलंद करें भाई, बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई बुज़दिली का मुजाहरा करता है वो बराए करम घर बैठ जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इस कौम को उसकी जरूरत नहीं है, असेंबलियों में बैठने की गुंजाइश नहीं है उसके लिए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत दिखानी होगी, और उठना होगा इसके खिलाफ उठना होगा, अपना आप बताना होगा अपनी कौम को भी और दुनिया को भी कि हम नाइंसाफी, जुल्म और टिरनी को हम कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत में कबूल नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हो गए और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम नहीं जीतते। ये आपको मेरे साथ ये वादा करना होगा आज पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, वो आपके साथ खड़े होंगे बशर्ते कि आप खुद अपने कदमों पे खड़ा होना सीखें। इमरान खान को लाने वालों, ये अवाम
کا जज्बा देख ले आप। इस सौगात को जितनी जल्दी हो सके ले जाएं। ये सौगात हमें नहीं चाहिए, इसको ले जाएं। इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी है और इसने पाकिस्तानियों को परेशान हाल कर दिया है। वो भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनका चूल्हा बुझ गया है, 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती खाने को आज, और आटा दाल चीनी आसमान से बातें कर रहे हैं। दवाइयां आदमी की पहुंच से बाहर हैं। मरीज पता नहीं क्या कर रहे होंगे आज, किस तरह से दवाइयां खरीदते होंगे, आंसू निकलते होंगे जब देख रहे होंगे कि हमारा जवान बेटा बीमार है, जवान बाप बीमार है, मां बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। इतने भी वो अपना, ऐसे भी पाकिस्तान में लोग हैं, खुददार लोग, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो क्या सोच रहे हैं आज, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? कभी सोचा आपने 3 साल पहले क्या ये कैफियत थी? आज फिर जिन्होंने ये कैफियत पैदा की है, उनको आज जवाब देना होगा। वो कौम के सामने आके बताएं, सेलेक्टर्स बताएं कि क्यों उन्होंने इस बंदे का इंतखाब किया और ठोस दिया लाके कौम के सर पे, हमारे सर पे लाके इसको जो है वो सवार कर दिया। आपको बताना होगा, लिहाजा मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तानी कौम अब ये सवाल पूछे और जब तक इसका जवाब ना मिले अपने घरों को आप वापस नहीं जाएंगे, आप आराम से नहीं बैठेंगे, आप चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपको उसका जवाब नहीं मिल जाता। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर आज पाकिस्तान को बदलना है, अगर वाकई हकीकतन आप पाकिस्तान के अंदर तब्दीली चाहते हैं, ये है वो तब्दीली जो आपको लानी पड़ेगी। इसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, इसके बगैर ये असेंबलियां, ये पार्लियामेंट नहीं चल सकता, इसके बगैर यहां की हुकूमतें नहीं चल सकती, इसके बगैर गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता, इसके बगैर पाकिस्तान का निजाम नहीं चल सकता, यहां पे इसके बगैर पाकिस्तान की अदालतें भी नहीं चल सकती, पाकिस्तान का कारोबार नहीं चल सकता, यहां हर तबका जो है वो परेशान रहेगा। लिहाजा इसका आपने हमें जवाब देना होगा और हमें जवाब आपसे लेना है। इसके बगैर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। मैशत मुंह के बल गिर गई है और जैसे मैंने आपको कहा है, ये जो लोग अब मुझे कोई बताए, कोई हिसाब दे, कोई ये जो बिलियन ट्री जो इन्होंने कहा था वो कहां है, उसके ऊपर जो पैसे लगे हैं, आपकी खून पसीने की कमाई है वो। आपका हक है कि आप पूछें कि ये बिलियन ट्री के पैसे कहां गए। बीआरटी जो बनाई है पेशावर में, उसकी लागत, ये 3-4 बीआरटी जो पंजाब में बनी उनसे भी ज्यादा है। इनकी इकट्ठी रकम जो है उससे भी ज्यादा पेशावर की बीआरटी पे खर्च हुआ है, लेकिन वहां बसें चल रही हैं, वहां टूट फूट हो रही है। इतनी रकम लगने के बावजूद ये आपका फर्ज बनता है, हक बनता है। शहबाज शरीफ माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है, अल्लाह के फजलो करम से सनतकार फैमिली से उसका ताल्लुक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बनी गाला का जो मालिक है इमरान खान, उसके जराए आमदनी क्या है? ये बनी गाला कहां से बना, इसकी जमीन कहां से आई? और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहते हैं जी को पैसा इधर से आया, चेक इधर से उधर गया, उधर से फिर उधर चला गया और उधर से फिर ये बनी गाला में आया। और उसके बाद जो हमारे साकिब निसार साहब, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये कौम रसीदें मांगती है, रसीदें चाहिए, रसीदें। और जमान पार्क में जो घर बनाया है, आपको मालूम है ना, लाहौर के कई रहने वाले आप कुछ हैं, वो बताएं, जमान पार्क में उसने नया घर बनाया है, नई कंस्ट्रक्शन की है जो करोड़ों रुपए से हुई है। कोई पूछे भाई ये कहां, इसकी रसीदें कहां से आया ये पैसा? ये पूछना बनता है, ये नहीं बनता। कहां से पैसा आया है, कहां है इसकी रसीदें? बताएं आपको। फॉरेन फंडिंग
का फैसला कब आएगा, उसकी रसीदें भी मौजूद हैं, लेकिन फैसला कब आएगा फॉरेन फंडिंग का? अलीमा खान कब रसीदें देगी, कब रसीदें मिलेंगी अलीमा खान की? और उसके बाद जनरल आसिम बाजवा, उसकी रसीदें कब मिलेंगी इस कौम को? इस सब चीजों पे इमरान खान की और उसके हुकूमत की आंखें बंद हैं, नैब की आंखें बंद हैं, और बिल्कुल उन्होंने अवाम को, कौम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। हम नहीं चलने देंगे, इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह इसको, आपकी जो पाकिस्तान के साथ जो आपने ये दुश्मनी की है, इसको खोल के रखेंगे हम इंशाल्लाह। इस मुल्क को आपने तमाशा बना दिया है, ये मुल्क को आपने मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। और यहां पे आप, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारे खिलाफ तो अभी मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, ये जो मेरे खिलाफ अपना आने की और तनख्वाह की, वो जज मोहम्मद बशीर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मरियम के खिलाफ फैसला दिया, उसकी कोर्ट से कर्नल बरामद होता है, कर्नल, एक कर्नल। वो कर्नल साहब वहां क्या करने गए थे? कोई पूछे उनसे, आप क्या कर रहे थे जज के पास बैठ के? और फिर जज अरशद मलिक ने जो कुछ एतराफ किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए। ये उन्होंने कहा, अल्फाज लिखे हैं जजमेंट पे कि इसके किरदार से, अरशद मलिक के किरदार से हमारे शर्म से झुक गए। लेकिन फैसला वहीं का वहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। उस पे जमानत भी नहीं मिलती, तो इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है?